हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल शॉर्ट वाई स्टडी के अंदर स्वागत है। ये हमारा अपना चैनल है जिसका नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। इस चैनल के थ्रू हम आपको राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन करा रहे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। जैसे पहला वंश अपनों ने किया था, जिस वंश का नाम आता है चौहान वंश। अपने को राजस्थान हिस्ट्री अगर याद करनी है दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर। अगर हमें राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान हिस्ट्री वाली जो बात है वो अपने को अगर याद करनी है, तो डेली रूटीन के साथ जितना मैं करवाता हूं उससे पहले वाला सब रिपीट करके ही नया अपने को चालू करना होता है। ये होता है राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सन की बात आती है तो वो बहुत ज्यादा आते हैं सन इसके अंदर। और दूसरी बात, अब अपनों ने लगभग 5-6 वीडियो हो गए हैं जिसके अंदर चौहान वंश ही चल रहा है। उसके आगे आने वाला है मेवाड़ आएगा, उसके बाद मारवाड़ आएगा, बीकानेर के अंदर राठौड़ वगैरह वो सारे आएंगे। लेकिन अपने बात करते हैं जब चौहान की, तो 5 से 6 दिन एक ही लगभग आधे घंटे की वीडियो चढ़ती है, उसके अंदर चौहान वंश ही अभी तक चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट भाग है ये। इसलिए मैं आपको यहाँ एक बात बताने जा रहा हूं कि अपने को डेली 1 डे 1 वीक 1 डे 1 वीक और 1 मंथ क्या करनी है, रिवीजन करनी है। रिवीजन अपने को इस तरीके से करनी है कि एक दिन में जितना करवाया है उतना पूरा याद करना। एक वीक के अंदर अपनों ने कितना पढ़ा वो सारा का सारा अपने को रिवाइज करना। ये बात थी अपने को याद करने की। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। चौहान वंश के अंदर अपनों ने जालोर के चौहान था वो अपनों ने कर लिया है। उसके बाद अपनों ने रणथंभौर के चौहान था वो कर लिया है। अब आज अपने बात कर रहे हैं अजमेर के चौहान की, जिसमें बात करते हैं अजमेर देखो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि अपने किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो राजस्थान हिस्ट्री वाला हिस्सा है वो पूछा जाता है। हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं कोई यहाँ ऐसे है नहीं कि रट के आया हूं या कोई चीज ऐसे कि आपको रट्टा और बढ़ा दिया। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये चीज ढंग से इस पर रिसर्च करके इसको नोट्स बनाकर अच्छे से मैंने तैयार किया है। उसको बार बार मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं उस चीज को खुद सीखने के तौर पर, मतलब ये मैंने इसलिए चैनल खोला है क्योंकि इसके साथ साथ जब मैं ये आपको सिखाता हूं तो इसमें मेरी ऑटोमेटिक फुल तैयारी हो जाती है। इसलिए मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जितना मन है मेरा, जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा जो अंदर है इस हिस्ट्री के अंदर वाला जो भी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आते हैं अपने टॉपिक पर। बात करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान के अंदर अपनों ने बात कर ली थी वासुदेव चौहान की सबसे पहले।
551 के अंदर इस वासुदेव चौहान ने अजमेर के चौहानों का जो स्थापना की थी वो इस बंदे ने ही की थी। कब की थी? 551 के अंदर। और इसकी एक और बात, चौहानों का आदि पुरुष इसी वासुदेव चौहान को बोला जाता है। और एक और बात, इसी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, जो बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है कि इसी वासुदेव चौहान ने क्या बनवाया था? सांबर झील। उसके बाद बात आती है विग्रहराज सेकंड की। विग्रहराज सेकंड को बोलते हैं, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि विग्रहराज सेकंड को आरंभ का प्रतापी शासक बोला जाता है। दूसरी बात, इसी विग्रहराज ने गुजरात के मूल राज को हराया था। गुजरात के मूल राज को हराया था। और इस हराए हुए मूल राज की जो जानकारी मिलती है वो हर्ष अभिलेख से मिलती है। और हर्ष अभिलेख की बात करें तो वो जीर्ण माता सिक्कर के अंदर है। वहां एक हर्ष पहाड़ी है, उस पहाड़ी से इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी बात नेक्स्ट आती है कि अगला आता है अजयराज। इस अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर, राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान का क्या किया था? स्थापना की थी। उसी अजमेर के जो अजमेर था, उस अजमेर जो था वो किस पहाड़ी के ऊपर था? तो वो बीठली पहाड़ी पर था। और बीठली पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ के जो अजमेर दुर्ग था, उस अजमेर दुर्ग को क्या बोलते हैं? गढ़ बीठली दुर्ग बोलते हैं। इसी अजय मेरू दुर्ग को क्या बोला जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। और इसी अजय मेरू दुर्ग को एक और नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, जो महाराणा कुंभा के क्या थे? पोते थे। उन्होंने क्या किया था? इसी अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग नाम दिया था। दूसरी बात, अजय राज के समय इन्होंने अब सिक्के चलाए जिनका नाम अजय प्रिय दम्भ है। और इन्हीं सिक्कों पर इन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी का क्या बनवाया था? चित्र बनवाया था। ये था अजय राज के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अर्णोराज। जो मैंने करवा दिया उसका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। चौथा आता है अर्णोराज। इसे आनाजी भी बोलते हैं। बात करें इस अर्णोराज की, तो इस अर्णोराज ने क्या किया था? अन्ना सागर झील का निर्माण कहां करवाया था? अजमेर के अंदर। दूसरी बात, मुगल सम्राट जहांगीर जिसे सलीम बोला जाता है, इन्होंने इसी अन्ना सागर झील के किनारे क्या बनवाया था? सुभाष उद्यान, जिसे दौलत बाग बोला जाता है। और इसी दौलत बाग के पास क्या बनवाया था? शाहजहां के पुत्र, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने क्या बनवाया था? बहादुरी छतरी बनवाई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर क्या बनवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगली बात करें, अर्णोराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम जगदेव है। इस जगदेव ने क्या किया? इस अर्णोराज की हत्या कर दी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जगदेव को चौहान शासकों के अंदर पितृहंता बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि चौहानों के अंदर पितृहंता शासक कौन हुए? तो नाम आता है जगदेव, अर्णोराज के पुत्र। इन्होंने इस अर्णोराज की हत्या कर दी थी। और बात करें नेक्स्ट, अगला आता है पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आज अपने बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लाइन वाइज लिखे हुए हैं। पहली बात आती है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। जो मैंने करवा दिया था वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी को
और 11 साल की छोटी उम्र के अंदर इनको क्या दे दिया था, शासन का जिम्मा, मतलब इनको एक शासक बना दिया गया था 11 साल की उम्र में, 11 वर्ष की छोटी उम्र में। इसलिए इनको ये पता नहीं था कि करना क्या है, शासन कैसे किया जाता है। इसलिए इनकी माता का नाम आता है कर्पूरी देवी, जिन्हें संरक्षिका बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की। वो इस पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर दोनों अपने अजमेर के चौहानों का आगे विस्तार करते हैं। बात आती है आगे की, तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, इनके पुत्र का नाम था गोविंदराज। 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के चौहानों की स्थापना करता है कौन, गोविंदराज चौहान। इनके प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम था, इंपॉर्टेंट है याद रखने, कैंपास नाम था, इसे कैलाश भी बोला जाता है। प्रधानमंत्री का नाम था कैंपास और ये था कैलाश, इन दोनों का एक ही है, मतलब कभी कभी कंपास पूछ लिया जाता है, कभी कभी कैलाश पूछ लिया जाता है। आगे की बात करें तो इनके दो उपनाम थे, जिनका नाम पहला था राय पिथौरा और दूसरा था दल पंगुल। दोनों का अर्थ होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज को विश्व विजेता की जो उपाधि वो दी गई थी। दूसरी बात करें तो इनके दरबार के अंदर दरबारी कवि हुआ करते थे। पहला आता है चंद्र बरदाई, दूसरा आता है जयनक, और नेक्स्ट आता है वागीश्वर, और उसके बाद आता है विद्यापति गौड़, उसके बाद आशाधर, और एक आता है जनार्दन। ये 6 याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो भी दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवियों में इनमें से कौन नहीं है। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पुट कर सकते हो अपने आप भी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब करते हैं नेक्स्ट, मतलब आज अपने आज की स्टार्टिंग यहां से अब तक रिवाइज हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की अगर अपने बात करें, स्टार्टिंग के समय इन्होंने क्या किया था, मतलब भंडानक नाम की जाति थी, भंडानक नाम की जाति थी। इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो इनके द्वारा पृथ्वीराज द्वारा दमन कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, दमन, मतलब भंडानक जाति पृथ्वीराज चौहान पर क्या करती है, दिग्विजय नीति के द्वारा ये इन भंडानक जाति का पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, दमन करता है। नेक्स्ट अपने अगली बात करते हैं, इनके चचेरे भाई नाम था नागार्जुन। चचेरे भाई नाम था नागार्जुन। ये भी क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इनका भी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, दमन। ये दोनों बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात आती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बात आती है 1200 नहीं 1100 आएगी। (1182) ईस्वी के अंदर महोबा एक स्थान है, यहां युद्ध हुआ था, इसलिए इसे महोबा का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, महोबा का शासक था जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। इन परमर्दी देव चंदेल के
जो सेनापति थे उनका नाम था, एक का नाम आला, एक का नाम उद्दल। इस परमर्दी देव चंदेल के दो क्या थे, सेनापति था, उनका नाम था एक का आला, एक का नाम उदल। इधर पृथ्वीराज चौहान होते हैं अजमेर के अंदर। ये पृथ्वीराज चौहान इनके साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। इस युद्ध में क्या होता है कि इनकी होती है जीत और इनकी होती है हार। पृथ्वीराज चौहान जब 1182 के अंदर महोबा का युद्ध होता है, उस टाइम वो परमदी देव चंदेल को क्या कहते हैं कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं और महोबा पर अधिकार करना चाहता हूं। इसलिए परमदी देव चंदेल को कहते हैं कि मैं युद्ध करना चाहता हूं। और ये आला और उद्दल दोनों यहां से यहां पर नहीं होते हैं, तो ये परमर्दी देव चंदेल इन दोनों को क्या देता है, सूचना देता है। तो ये दोनों यहाँ आकर युद्ध करते हैं। तो इन युद्ध के अंदर आला और उद्दल दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आला और उद्दल दोनों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है 1187 के अंदर। नेक्स्ट बात आती है 1187 के अंदर गुजरात में पृथ्वीराज द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें भी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है, बात आती है 1191 ईस्वी की। बात करते हैं गजनी। गजनी कहां पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अफगान के अंदर गजनी पड़ता है, अफगान के अंदर। यहां के एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था, मोहम्मद गोरी। इसी मोहम्मद गोरी का नाम एक और है जो पूछा भी जा सकता है, शिहाबुद्दीन गोरी। दूसरी बात इधर करते हैं अपने चौहान के अंदर अजमेर की। अजमेर में था पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के अंदर था पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गजनी के अंदर था उनका शासक मोहम्मद गोरी, जिसका एक और नाम है शिहाबुद्दीन गोरी। तो ये पहले इधर से आता है, मतलब युद्ध की एक सलाह बना ली जाती है। तो यहाँ एक नाम पड़ता है तबर हिंद, जो पड़ता है अपना भीलवाड़ा के अंदर, मतलब वर्तमान भीलवाड़ा ही है, भीलवाड़ा नहीं बठिंडा, सॉरी। शिहाबुद्दीन गोरी पहले आता है तबर हिंद और यहाँ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, जिसका पता जब पृथ्वीराज चौहान को लगता है तो वो इसको कहता है कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, तू मेरी जमीन, मतलब इंडिया की जमीन है ये एक बठिंडा, ये क्यों इसने ले ली। तो ये पृथ्वीराज इसके साथ क्या करता है, युद्ध करता है। वो कहां करता है, तराइन के अंदर करता है। इसलिए इस युद्ध को क्या बोला जाता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध। इस तराइन के अंदर युद्ध होता है। युद्ध के अंदर क्या दोनों लड़ते हैं और इधर से पृथ्वीराज चौहान के साथ आता है सेनापति चामुंड राय एक, तो दूसरा आता है दिल्ली का गवर्नर होता है, मतलब राज्यपाल। दिल्ली का गवर्नर होता है वो गवर्नर जिसका नाम होता है गोविंद राज तोमर। पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति होता है चामुंड राय, और इधर पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली का एक शासक आता है, या दिल्ली का एक राज्यपाल या एक गवर्नर आता है, जिसका नाम होता है गोविंद राज चौहान, गोविंद राज तोमर, सॉरी। ये आते हैं तो ये
तराइन के अंदर हो जाता है इनका युद्ध। तो इसके अंदर ये गोविंदराज तोमर क्या करता है, इस मोहम्मद गोरी पर अटैक करता है, तीर चलाता है, जिससे मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, जिसके कारण मोहम्मद गोरी वहां से लौट जाता है और पृथ्वीराज चौहान उस सेना को जाने देता है। यही कारण होता है कि मोहम्मद गोरी नेक्स्ट तराइन के अंदर सेकंड युद्ध करता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो सकुशल वापस लौट जाती है और पृथ्वीराज चौहान उनका पीछा नहीं करता है। आगे बात आती है 1192 ईस्वी की। 1192 ईस्वी के अंदर इधर मोहम्मद गोरी होता है गजनी के अंदर। ये मोहम्मद गोरी एक योजना बनाता है, जिस योजना के तहत ये इधर पृथ्वीराज चौहान अजमेर के अंदर होता है। योजना बनाता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के साथ एक संधि करना चाहता है, जिसमें एक बंदा भेजता है जिसका नाम है किवाम उल मुल्क, जो यहाँ संधि करने के लिए आता है। और पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि मोहम्मद गोरी अब युद्ध नहीं करेगा और अपने संधि कर लेते हैं, लेकिन ये मोहम्मद गोरी तराइन के अंदर अपनी विशाल सेना लेकर पहुंच जाता है और पृथ्वीराज को बोलता है कि मैं तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूं। और पृथ्वीराज चौहान उस टाइम अपनी छोटी सी सेना लेकर यहाँ पहुंचता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की होती है हार और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की होती है जीत, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से ये बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ले जाता है। ऐसा पृथ्वीराज रासों के अंदर बताया गया है। चंद्र बरदाई की जो रचना है उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ले जाता है और वहां ले जाकर इस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। ये बात कहां से पता चलती है, चंद्र बरदाई से। चंद्र बरदाई का एक रचना है, पृथ्वीराज रासों से पता चलता है। पृथ्वीराज इस पृथ्वीराज रासों के अकॉर्डिंग, इस पृथ्वीराज रासों के अनुसार चंद्र बरदाई कहता है कि इस पृथ्वीराज चौहान को वहां ले जाकर अंधा कर दिया गया। और फिर चंद्र बरदाई वहां पहुंचता है और मोहम्मद गोरी को बताता है कि पृथ्वीराज चौहान एक शब्द भेदी बाण चला सकता है, मतलब आप उनको इशारों में जहां चाहे निशाना लगवा सकते हो। इसलिए सामने मोहम्मद गोरी को बिठाया जाता है और पृथ्वीराज चौहान को चंद्र बरदाई बोलते हैं कि एक कथन है कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उत्ते बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। वो मतलब इशारों में कहता है पृथ्वीराज को, कौन, चंद्र बरदाई। तब पृथ्वीराज चौहान उसको निशाना लगा के मार देता है, किसको, मोहम्मद गोरी को। उसके बाद ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई दोनों एक दूसरे के तलवार घोंपकर मर जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है इन दोनों के बारे में, एक थाल जन्म और एक साथ मरण इन दोनों का हुआ। ये थी बात
इन पृथ्वीराज चौहान की। तो एक और बात आती है यहां पर, मीनाजू सिराज की एक पुस्तक है, मीनाजू सिराज की एक पुस्तक है जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जो मृत्यु हुई थी उसमें लिखा गया है इनकी मृत्यु सिरसा में हुई थी। लेकिन अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ मतलब मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी। ये था पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। नेक्स्ट अपने अगले करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें नाडोल के चौहान अपने करेंगे। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनकी जो माता का नाम था, मतलब जो संरक्षिका है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई परीक्षाओं के अंदर, तो उनका नाम था कर्पूरी देवी। छोटी अवस्था 11 वर्ष की उम्र में इनको क्या दे दिया गया, शासन का जिम्मा, इसलिए इनकी जो संरक्षिका होती है वो कर्पूरी देवी होती है। इनके पास पापा का नाम है, पिताजी का नाम है सोमेश्वर, और इनके पुत्र का नाम था गोविंदराज, और इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, जो कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की क्या थी, पुत्री थी। तो पृथ्वीराज चौहान उनको वहां से उठाकर ले आता है, और कहां से, कन्नौज से, और जयचंद गढ़वाल उसके साथ पृथ्वीराज के साथ युद्ध वगैरह करता है बाद में। इसके बाद बात आती है इनके जो दो उपनाम है, एक राय पिंथोरा और एक दल पंगुल। और इनके जो दरबारी कवि थे चंद्रप्रदाई, जयानक, वागीश्वर, विद्यापति गौड़ और आशाधर और एक जनार्दन। एक बात अपने और करते हैं यहाँ पे, इन्होंने दिग्विजय नीति के द्वारा नागा अर्जुन अपने चचेरे भाई और भंडानिक जाति के विद्रोह को क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। और एक आती है 1182 की बात, महोबा में जब युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर परमर्दी देव चंदेल की क्या होती है, हार होती है, और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और 1187 के अंदर गुजरात के अंदर क्या करते हैं, ये युद्ध करते हैं, उसी में भी इनकी जीत होती है। नेक्स्ट बात आती है 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान, आपको पता होगा कि जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आज तक हाई है, क्योंकि इन्होंने पहले 1191 से पहले भी कई युद्ध किए, उनमें इनकी क्या होती है, जीत होती है। इसलिए इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो 1191 में गजनी का एक शासक होता है जिसका नाम आता है मोहम्मद गोरी, सियाबुद्दीन गोरी इनका एक और नाम है। वो और पृथ्वीराज चौहान दोनों क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी गोविंदराज तोमर के द्वारा क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और वापस लौट जाता है। और बाद में 1192 के अंदर किवाम उल मुल्क के द्वारा संधि के लिए भेजा जाता है, और पीछे मोहम्मद गोरी सेना लेकर तराइन के अंदर 1192 के अंदर पहुंच जाता है। और जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान वहां छोटी सी सेना लेकर पहुंचता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है, और मोहम्मद गोरी की होती है जीत। फिर पृथ्वीराज चौहान को चंद्रप्रदाय की एक रचना है, पृथ्वीराज रासों के अनुसार वहां ले जाया जाता है, अंधा कर दिया जाता है, और फिर दोनों मतलब निशाना लगा के उसको मार दिया जाता है। चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान भी एक दूसरे के कटार को कर मर जाते हैं। उसके बाद बात आती है मीनाजू सिराज की एक पुस्तक है, ताबा कातिर नासिक ऐसा कुछ नाम है। उस किताब के अंदर इन पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ हुई थी वो सिरसा के अंदर हुई थी। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट कि अधिकतर विद्वान कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, यही अजमेर के अंदर हुई थी। अगला अपने करेंगे कल नाडोल के शासक की बात आएगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। ये मैं आशा करता हूं कि आप करोगे। और दूसरी बात, आप अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करो। जो अपना टारगेट है वो टारगेट एक दिन का निश्चित करो, और निश्चित टारगेट के अनुसार पूरा दिन अपना पढ़ाई के रूप में लगाओ, क्योंकि परीक्षाएं अभी अपनी शुरू नहीं हुई है। परीक्षा का दिन आ जाएगा, और उसके तहत जब अपने परीक्षा आएगी उस टाइम अपने को जब तैयारी ज्यादा खींच के करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नाडोल के चौहान लेकर आऊंगा मैं आपके लिए।
धन्यवाद। जय हिंद।